हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे संस्कृत का मॉडल पेपर 4। इससे पहले हम इसके 3 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 50 तक के हमने इसमें लास्ट वाले में क्वेश्चन किए थे, तो 51 है। जिस लक्षण के साथ कोई व्यक्ति या वस्तु पहचानी जाती है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है। जिसमें कोई व्यक्ति या वस्तु की पहचान की जाती है तो उसमें हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। अगर सारी विभक्तियों के सूत्र याद होंगे तो हम ये सारे क्वेश्चंस पहचान सकते हैं। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसमें होती है अगर किसी भी मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसमें भी तृतीय विभक्ति ही होगी। या तो पहचान करनी हो या खरीदनी हो तो दोनों में ही होगी तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट, तृतीय विभक्ति होती है सूचना बोधक शब्दों में या शपथ बोधक शब्दों में। तो ये होती है शपथ बोधक शब्दों में, ऑप्शन बी। जब कोई वस्तु सदा के लिए दे दी जाती है, जब हम किसी को दे देते हैं, कोई वस्तु दान दिया है तो उसमें हमेशा होगी चतुर्थी विभक्ति की, संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदान के नाम में ही आता है दान, तो इसमें का मतलब या तो किसी को कोई दान दे रहे हैं या किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं हमेशा के लिए, तो उसमें होगी चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है रुचि रखने वाली धातुओं के योग में होती है। तो रुचि रखने वाले धातुओं के योग में होती है चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भय तथा रक्षा का अर्थ देने वाली। तो जैसे चोर भयम होता है वो हमने पढ़ा था कि उसमें कौन सी विभक्ति होती है हमेशा। तो जिसमें भी भय तथा रक्षा का अर्थ देने वाली धातु होगी उसमें हमेशा होगी पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए। अगर किसी को हटाया जा रहा है तो उसमें हमेशा होगी पंचमी विभक्ति, ऑप्शन सी। जिससे कोई वस्तु उत्पन्न होती है, जिससे कोई वस्तु उत्पन्न होती है या हटाया जाए, दोनों में ही होगी पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति होती है संबंधात्मक धातुओं में, कि मतलब किसी का संबंध बताया जा रहा है तो, या फिर तुलनात्मक धातुओं में। तो ये होती है तुलनात्मक धातुओं में, जब किसी वस्तुओं की तुलना की जाएगी तो वहां पर होगी पंचमी विभक्ति। हेतु शब्द के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो हेतु जब भी शब्द होगा तो उसके साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है संबोधन में होती है। संबोधन जो होता है लास्ट वाला, उसमें हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? हमारी प्रथमा विभक्ति, क्योंकि जो पहली विभक्ति होती है वही लास्ट वाले में रिपीट कर दी जाती है विस्मयादि बोधक या फिर एक्सक्लेमेशन साइन लगा के। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। कारक में मुख्य भेद होते हैं। जो कारक के मुख्य भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कारक पूरे 6 प्रकार के होते हैं। पंचमी विभक्ति के कारक का चिन्ह क्या होता है? अब जैसे सबका अलग अलग चिन्ह होता है, कर्ता ने, कर्म को, इस टाइप से। तो पंचमी विभक्ति का जो कारक का चिन्ह होता है वो क्या होता है? से होता है, लेकिन किसी चीज को अलग करने के अर्थ में, जिसका नाम होता है अपादान। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति में चिन्ह होगा। तो चतुर्थी विभक्ति के लिए जो चिन्ह होता है वो हमेशा होता है के लिए। नेक्स्ट है नवनवति शब्द का अर्थ है। तो ये हमें गिनती दे रखी है नवनवति, इसका बताना है कि कौन सी इसकी हिंदी होगा। तो नवनवति जो शब्द का अर्थ है वो क्या होता है? 99, मीन्स 99। नेक्स्ट है सहर्षम का अर्थ है। सहर्षम का अर्थ होता है 1000, 1000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है समास से राम कृष्णो। शब्द में समास है तो इसमें आएगा राम और कृष्ण, राम चय कृष्ण चय। तो जब भी इस टाइप से होगा तो हमारा कौन सा होता है? और लगाकर या चय लगाकर, संस्कृत में चय लगाकर लिखेंगे, हिंदी में और। तो हमेशा द्वंद्व समास। द्विगु समास वहां पर होगा जहां पर कहीं पर गिनती होगी, संख्या से रिलेटेड होगा तो द्विगु समास होगा, और लगा के होगा तो द्वंद्व समास। नेक्स्ट है त्रिलोकी शब्द है। तो त्रिलोकी, अब इसमें 3 जो है वो गिनती आ गया, तो इसमें क्या होगा? द्विगु समास। और द्विगु समास की ट्रिक ये है कि गे आता है इसमें, तो और गे से हो जाएगा गिनती। तो द्विगु समास में आ जाएगा गिनती वाला और द्वंद्व समास में आ जाएगा और वाला। नेक्स्ट है राजपुत्र है में कौन सा समास है? राजा का पुत्र। तो जब भी संबंध होगा तो उसमें हमेशा तत्पुरुष समास होगा, राजा का पुत्र तत्पुरुष समास। किसी बात को सुनकर लिखने को कहते हैं। तो किसी बात को सुनकर उसके बाद लिखना, उसको बोलेंगे डिक्टेशन, श्रुत लेख, सुनकर लिखना। किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही वाक्य लिखना, मीन्स नकल करके ऊपर की तरह लिखना, तो उसको क्या बोलते हैं हम?
अनुलेख, कि ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ है सेम उसी सेंटेंस को लिखना, तो वो हो जाएगा अनुलेख। नेक्स्ट है किसी के द्वारा बोले गए वाक्य को लिखना, तो किसी के द्वारा बोले गए वाक्य को लिखना उसे क्या बोलेंगे? सुलेख, ऑप्शन ए। समास के भेद हैं, तो समास के जो पूरे हैं वो कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, इस टाइप से द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है, तो उपसर्ग का प्रयोग करने से किसका अर्थ बदल जाता है? क्रिया का या फिर धातु का? तो वो अर्थ जो होता है वो धातु का बदल जाता है, ऑप्शन बी। उपसर्ग के प्रयोग से वाक्य हो जाता है चमत्कार युक्त या फिर गरिमापूर्ण, तो ये दोनों ही हो जाता है, चमत्कार युक्त भी और गरिमापूर्ण भी, क्योंकि उसका पूर्णतः अर्थ ही बदल जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है प्रत्यय होते हैं, तो प्रत्यय इसमें दिए गए हैं कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, तो ये दोनों ही टाइप के प्रत्यय होते हैं, कृदंत भी और तदित भी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं होती हैं डैश वाच्य में, तो संस्कृत में जो वाच्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। चार्ट का प्रयोग उपयोगी है, चार्ट का यूज जो है किसके लिए कर सकते हैं हम? संधि विच्छेद का रूप स्पष्ट करने में भी कर सकते हैं, समास के प्रकार जानने में कर सकते हैं, उपसर्ग तथा प्रत्ययों को समझने में कर सकते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चित्रों का विशेष महत्व है, चित्रों का विशेष महत्व है किसी प्रस्तावना को दे सकते हैं, उसका इंट्रोडक्शन या कहानी के विकास के लिए और रचना वाले पाठों के विस्तार हेतु। तो इसमें भी आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मॉडलों का प्रयोग होता है, मॉडलों का प्रयोग होता है इसमें बड़ी बड़ी वस्तुओं को दिखाने में भी किया जाता है और इमारतों और स्थानों को दिखाने में भी, तो यहाँ होगा से वाला, ए और ब दोनों। नेक्स्ट है गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? तो गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का अगर द्विवचन देखना है तो वो क्या होगा? गुरु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा? मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति फर्स्ट विभक्ति और प्रथम वचन ही क्या होगा? मुनि। नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन क्या होगा? तो नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन होगा नदीभ्याम, ऑप्शन बी। धेनु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन, धेनु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन होगा धेनवा। 3 त्रि का प्रथमा विभक्ति प्रथमा वचन क्या होगा? तो अगर हम गिनती में भी ये होते हैं शब्द रूप, तो 3 का हमें बताना है प्रथमा विभक्ति प्रथम वचन, तो ये क्या होगा? त्रिय। संबंध कारक का विभक्ति वचन क्या है? तो संबंध कारक का विभक्ति वचन होता है का, के, की, किसी के संबंध के लिए। अपादान कारक का विभक्ति वचन है, तो अपादान कारक कौन सी होती है? पंचमी विभक्ति, जिसका अभी हमने पढ़ा था क्या होता है उसका? से अलग होना, किसी से अलग होना, यह आ जाएगा अपादान कारक का विभक्ति वचन। नारियल को संस्कृत में क्या कहा जाता है? नारियल को संस्कृत में कहा जाता है, नारियलम नहीं करना है, ना ही नारियला, ये कहा जाता है नारिकेलम। सेव को संस्कृत में कहा जाता है, सेव को संस्कृत में कहा जाता है सेवम, ऑप्शन बी। तो इसमें ए और बी वाले दोनों ही सेम है, तो दोनों ही आंसर होंगे, चाहे ए लगा दीजिए चाहे बी। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृत में कितने आश्रम माने गए हैं? तो भारतीय संस्कृत में टोटल 4 आश्रम माने गए हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, इस टाइप से जो आश्रम है तो वो पूरे माने गए हैं 4। गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो गऊ को तो गाय कहते हैं और गेहूं को कहते हैं गोधमा, आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर इसमें एक और मात्रा लगा देते तो ये हो जाएगा गऊ का गाय। सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं? सरसों को संस्कृत में कहते हैं सर्षपा, ऑप्शन बी। संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो संज्ञाएं अगर हम संस्कृत के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो मेन संज्ञाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और जो 5 होती हैं उसमें 2 और जुड़ जाती हैं, एक तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक, जो कि हिंदी में आएंगी। नेक्स्ट है गाड़ी को संस्कृत में क्या कहा जाता है? गाड़ी को संस्कृत में कहा जाता है सक्टः। पूछ प्लस अनियर का योग क्या होगा? अगर पूछ और अनियर को मिलाकर बनाएंगे तो ये अनियर हमें प्रत्यय लगा रहे हैं, तो इसमें क्या बन जाएगा? तो ये बनेगा हमारा पूजनियम, ऑप्शन सी।
विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो जैसे अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं, कंठ जिसमें आएगा हमारा जो गले से आवाज निकलती है, तालु, ओष्ठ जिसमें होंठ टच होते हैं, दंत, दांत। तो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो आता है कंठ, जिसमें कि कै वर्ग आता है, और है का, और जो है होता है उसका भी कंठ ही आएगा और कै वर्ग का। नेक्स्ट है एकोन चत्वारिंश शंता का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है 39, तो 39 हो जाएगा 39। चोर भयम में समास है, तो चोर भयम चोर से भय, चोरात भयम जिसको हम खोल के बोल सकते हैं, अगर इसका समास विग्रह करना है तो ये होगा चोरात भयम। तो चोर से भय, तो इसमें हमारा होगा समास तत्पुरुष समास। तो जितनी भी विभक्ति होती हैं उनसे जो रिलेटेड समास आता है वो सारा तत्पुरुष समास में ही आएगा, जिसमें कौन सी विभक्ति होती है, इसमें पंचमी विभक्ति। भयार्थक तथा रक्षार्थक शब्दों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यही हमने पढ़ा था, जिसमें भय या रक्षा से रिलेटेड शब्द होंगे तो उसमें हमेशा कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति और तत्पुरुष समास, जिसका नाम है अपादान कारक। अहम बालकम पश्यामि वाक्य का कर्म वाच्य में परिवर्तन होगा, तो अगर हमें कर्म वाच्य में इसका परिवर्तन करना है तो अहम को किस में चेंज कर देते हैं, मया में, और बालकम हो जाएगा बालकः और पश्यामि हो जाएगा दृश्यते। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मया बालकः दृश्यते। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।